बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम आपकी सेहत में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मंसूर नूरानी। नाज़रीन, दुनिया में शायद ही कोई इंसान ऐसा हो जिसे अपनी पूरी लाइफ में कोई स्किन प्रॉब्लम ना हुआ हो। आम मुशाहिदा यही है कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर शख्स को कभी ना कभी कोई ना कोई स्किन डिजीज़ या स्किन प्रॉब्लम ज़रूर होता है, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, कभी एक्ने की शक्ल में, कभी एक्जिमा और कभी फंगल इन्फेक्शन की सूरत में। हमने आज इसी टॉपिक को अपने इस प्रोग्राम का मौजूद गुफ्तगू बनाया है और इस मकसद से हमने अपने यहाँ जिस एक्सपर्ट डॉक्टर को मदऊ किया है वो है कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। मैं आपको अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी दावत में यहाँ तशरीफ़ लाए। आपका डॉक्टर मंसूर नूरानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपके चैनल वीनस चैनल का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और यहाँ मदऊ किया। अच्छा, नाज़रीन, मैं प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ और डॉक्टर साहब से ये जानना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, कौन कौन सी स्किन डिजीज़ ऐसी हैं जो बहुत कॉमन होती हैं। जी डॉक्टर साहब। देखें, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, ये तो बहुत आसान है कि एक लाइन में बता दूं कि जो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है। अगर आप मुझे थोड़ी सी इजाज़त दे दें तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप ये इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम कर रहे हैं, ये ख़ुद आपके लिए भी एक बहुत बड़ी बात है, आपके चैनल के लिए भी बड़ी बात है कि आप लोगों में एक अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बताएं। बिल्कुल। तो पहली चीज़ मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि हमारे कल्चर में जो हमारे जीपीज़ होते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स, इनका एक थोड़ा सा प्रॉब्लम इस सेंस में है कि ये हर बीमारी को खुद ट्रीट कर लेते हैं। जी। चाहे चाहे वो छोटी जगह पे बैठे हों, चाहे किसी बड़ी जगह पे बैठे हों, जिनको पता नहीं है वो आ जाते हैं इनके पास। ब्लड प्रेशर से लेके डायबिटीज़ तक, स्किन का कोई प्रॉब्लम हो, इवन किडनी के प्रॉब्लम भी वो डील कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में कामयाबी की जो असल चीज़, जो कामयाबी है, मेरे ख्याल में हर शख्स को जो रिस्ट्रिक्शन को पहचानता हो अपनी ना, कि ये मेरी हुदूद है, इससे आगे मुझे नहीं जाना, तो वो कामयाब इंसान होना चाहिए। लेकिन हमारे पास कामयाबी की डेफिनेशन कुछ और है, इसलिए वो अपने दायरे से निकल के दूसरों के दायरों में चले जाते हैं। तो उनके वो चाहिए, मेरा ख्याल है कि वो जहाँ तक उनकी रिस्ट्रिक्शंस है वो उसको रखें, और जो दूसरा जो भी मर्ज़ है जो उनको नहीं ट्रीट करना है, जिस तरह दुनिया में होता है, तो वो रेफ़र करते हैं किसी और डॉक्टर को या हॉस्पिटल को, या जो बेहतर तरीका है वो करें। हाँ। दूसरी चीज़ एक और मैं कहना चाहूँगा वो ये कि ये जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल है, वो दुनिया में कहीं इस बेदर्दी से नहीं होता जो हमारे मुल्क में होता है। मतलब हॉस्पिटल लेवल पे भी ऐसे देखा है मैंने, लेकिन जीपीशिप में भी बहुत देखा है कि अब हम कोई भी मेडिसिन हो, कोई भी ज़रा सी आपको बीमारी हो, इन्फेक्शन हो, बुखार आ गया, कुछ आ गया, तो अब वो 3rd जनरेशन और 4th जनरेशन एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हैं। और मैं आपको इस यकीन से कहता हूँ कि आइंदा 10 साल में भी अब 5th जनरेशन एंटीबायोटिक्स नहीं आएंगी फ़िलहाल, क्योंकि एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं किसी ख़ास मकसद के लिए। तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जिस तरह हमारी बॉडी की अपनी इम्यून सिस्टम एक है जो कि हमको दिफा देता है ना, क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करता है किसी भी बैक्टीरिया या वायरस के ख़िलाफ़, तो इसी तरह वो बैक्टीरिया और वायरस भी ज़िंदा हैं। तो जब उन पर बहुत मुश्किल वक्त आता है तो वो भी अपने आप को ग्रुप करते हैं, वो अपने आप को और ताकतवर करते हैं। तो इस तरह बैक्टीरियल रेजिस्टेंस बहुत डेवलप हो जाती है, तो वो एंटीबायोटिक्स बाद में काम नहीं कर रही होती हैं। तो ये 2 बातें बुनियादी थी जो मेरी निगाह में। तो मतलब ब्लाइंडली ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये करते हैं यूजुअली। एक हम सब के शायद घरों में प्रॉब्लम हो, चाहे जो पढ़े लिखे हों या जो पढ़े लिखे समझते हैं या जो बेचारे पढ़े लिखे हैं ही नहीं, सेल्फ मेडिकेशन। जी। कि घर में किसी बड़े को पता था कि ये बात हुई तो उन्होंने ये दवा जाके ले ली थी तो ठीक हो गए थे। तो ये एक जो है वो बहुत मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी बीमारी है ज़हनी, जिसको समझना होगा। और तो एक और चीज़ साफ वो ये कि आप बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी केमिस्ट से कोई भी दवा ले सकते हैं, लेकिन हमारे मेडिकल काउंसिल को या जो एसोसिएशन है, मेरा ख्याल है उसको ध्यान देना चाहिए कि जो फार्मेसी जो कि कंट्रोल
मेडिसिन होती हैं कुछ, जैसे प्रिस्क्रिप्शन POM कहलाती है, प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन, तो वही देना, वो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे दें। बाकी ओवर द काउंटर बहुत सारी मेडिसिन वैसी भी दी जाती हैं दुनिया में, वो उसको उसी तरह से देना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी जो आपके सवाल से पहले मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा वो कर दूं। अब आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ। बीमारी है जो आमतौर से हमारे यहाँ देखी जाती है? एक लंबी लिस्ट है और एक उसूल बनाया गया है, और मेरा ख्याल है कि किसी हद तक बहुत सही भी है, कि 20% जो डिजीजेज होती है ना, वो जिंदगी में 80% रिपीट होती हैं। अच्छा, तो मतलब बहुत जो कॉमन चीज़ें हैं वो ही आ रही होती हैं आपकी प्रैक्टिस में, बहुत अनकॉमन चीज़ें बहुत रेयरिटीज़ में से होती हैं। तो वैसे सबसे ज़्यादा कॉमन मेरे निगाह में एक्नी है, मेरी निगाह में एक्जिमा है, जी जी, मेरी निगाह में अर्टिकेरिया है, ये हर्पीज़ है, मीजल्स वगैरह हैं, चिकन पॉक्स है। फंगल इन्फेक्शन भी? जी, फंगल इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन है, और फंगल इन्फेक्शन की तो खैर एक बहुत लंबी लिस्ट है, वो अगर आप किसी वक्त डिस्कस करेंगे तो उसको देखेंगे। आज ही मौका मिल गया तो। और हेयर फॉल बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से ख़वातीन भी बहुत परेशान होती हैं। और एक्नी तो आपको पता ही है कि आप छोटे से प्यूबर्टल एज में आते हैं तो मुसीबत शुरू हो जाती है। मैं यही चाहूँगा कि आप एक्नी पे सबसे पहले बोलें कि एक्नी क्यों शुरू होती है और उसकी कोई ख़ास वजह है, और उसका इलाज आसानी से हो जाता है या वो कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती है? देखें, इलाज तो है एक्नी का। सबसे पहले तो एक्नी को समझना होगा कि एक्नी है क्या। जो हमारा सेल है, जो स्किन है पूरी, एक तो ये बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है सबसे पहले जाए, और इसमें एक एपिडर्मिस है, फिर एक मिडडर्मिस है, फिर डर्मिस है। तो जो हेयर फॉलिकल है ना, हमारा जो हेयर बल्ब कहलाता है, जो रूट है उसकी, जी जी, वो डर्मिस में कहीं पड़ा होता है मोस्टली। वो उसकी शाफ्ट हेयर की सूरत में स्किन से बाहर आती है, ठीक है। और वो जो ट्यूब बन रही है, उस ट्यूब के साथ एक ग्लैंड लगा हुआ है जिसे सिबेशियस ग्लैंड बोलते हैं। उसकी ट्यूब जो है वो इसी हेयर फॉलिकल की ट्यूब में खुलती है। तो सीबम जो है वो हेयर फॉलिकल ही के थ्रू ऊपर आता है। अब सीबम क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। सीबम एक प्रोटीन है जो कि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, वो उसका काम है। दूसरा ये कि वो जो ऑयली प्रोडक्शन, जो ऑयल सिक्रीट कर रहा है, वो आपकी सरफेस को थोड़ा सा मॉइस्ट रखता है ताकि आपको सूरज की स्क्रॉचिंग हीट से बचा सके। तो ये कुदरत का एक निज़ाम है। तो ये तो बुनियादी चीज़ है। अब एक्नी शुरू इस तरह होती है कि जब अगर जैसे कॉस्मेटिक्स लोग यूज़ करते हैं तो वो डक को ब्लॉक कर दिया उसने, ठीक, या डक किसी वजह से खुद ही ब्लॉक हुई है, तो पीछे से प्रेशर आ रहा है तो वो स्वेलिंग शुरू होगी, तो वो पिंपल्स की शक्ल में आपको फेस पे, सामने चेस्ट पे और पीछे पीठ पे भी हो सकते हैं। वैसे पूरे जिस्म में हो सकते हैं। वो फॉलिक्यूलर एक्नी कहलाती है, उसकी बात नहीं करें, लेकिन जो नॉर्मल एक्नी है वो फेस पे या सामने हो सकती है, आपके सीने पे या फिर पीछे बैक पे हो सकती है। तो ये तो इस तरह से एक्नी डेवलप होती है। इसकी कोई एज लिमिट है? जी, नॉर्मली एक्नी जो है, वैसे जो बुक में लिखा हुआ है वो ये लिखा है कि नॉर्मली 11 साल से लेके और कोई 18-19 साल तक बहुत एक्टिव फेज है ये, क्योंकि एंड्रोजेनिक हार्मोन्स का इसमें रोल शुरू हो जाता है। और उसके बाद ये अगर किसी को शुरू होती है तो नॉर्मली 30-32 साल की उम्र में ये जाके ख़त्म हो जाती है। इसको जवानी के दाने क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जब आपकी प्यूबर्टी शुरू हो रही होती है ना 13-14 से, तो उसी ज़माने में एंड्रोजेंस की सिक्रेशन बॉडी और फीमेल और मेल के बॉडी में फ़र्क आना शुरू होता है ना, अलग कर्वेचर्स हैं, तो उसमें फ़र्क आना शुरू होता है। तो उनका एक अलग रोल है, एंड्रोजेनिक रोल। तो उसके साथ जो है उसमें सीबम की सिक्रीशन भी बढ़ जाती है। अच्छा, इसमें ये ज्यादा किस्में होती फीमेल में या मेल में ज्यादा? इसका रेशियो ऐसा सच कोई वो नहीं है, दोनों में तकरीबन एक ही जैसी होती है। उसको ट्रीटमेंट के लिए अलती बल्ती चीजें लगाते हैं तो शायद बिगड़ जाता है। हाँ, बिगड़ जाने, इसलिए ज्यादा बिगड़ जाने की बात तो आपकी ठीक है कि इस वजह से बिगड़ सकता है। हाँ, ये फीमेल में ज्यादा बिगड़ता है। हाँ, तो वो 30 साल तक की जो उम्र है उसमें अमूमी तौर पर ये रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन एक बहुत हैरानकुन बात आपको बताऊं कि 6 से 8 महीने के बच्चे को भी एक्नी हो सकती है, और 70-75 साल के बंदे को या बंदी को भी एक्नी हो सकती है। तो इसकी एज लिमिट तो वैसे बहुत बड़ी है, लेकिन नॉर्मली ये प्यूबर्टल एज में 20-25 में ख़त्म हो जाती है। अब इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ये जब शुरू होती है ना, तो हमारा माशरा क्या, दुनिया के हर माशरे में खुसूसन
जब ये दाने शुरू होते हैं तो लड़का हो या लड़की, बिलखुसूस अगर लड़की है, यंग है, तो वो एक डिसफिगरमेंट फील करती है, वो माशरे में जाते हुए घबराती है, तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर में आती है, ठीक है। एक कॉन्फिडेंस उसका शटर होता है। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। अगर किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं या घर में कोई बड़ा है तो वो उनको रीअश्योरेंस करे कि बेटा ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक हो जाएगी। तो एक्नी का तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि टाइम स्पेन क्या होता है और क्यों होती है। अब इसके अलावा क्या इसकी ये ट्रीटमेंट की तो ये कोई बैक्टीरिया का कोई काम नहीं है इसमें। आपने बताया प्यूबर्टी के हार्मोनल चेंजेस की वजह से तो होती है जी, लेकिन ये कि बैक्टीरिया से ये कॉम्प्लिकेटेड होती होगी शायद। हाँ, बैक्टीरियल का रोल नहीं है। अगर आपने उसको फाड़ दिया है तो आपने तो बहुत बड़ी स्पेस प्रोवाइड कर दी है कि बाहर से कोई भी बैक्टीरिया इन्वेट कर जाए और इन्फेक्शन बना दे, तो वो एक अलग चीज़ है। तो वैसे बैक्टीरियल आ जाता है, हाँ, वो एक अलग चीज़ है, बिल्कुल अलग चीज़ है। तो फिर इसका इलाज किस तरह किया जाता है आपके यहाँ? एक डर्मेटोलॉजिस्ट कैसे इलाज करता है उसका? जीपी तो ब्लाइंडली करते हैं, कोई भी क्रीम दे दिया उन्होंने, एक फार्मूला बना लिया उन्होंने स्टीरॉयड का और पता नहीं एक और क्रीम का कि ये लगाते रहो। ये फॉर्मूला तो आपको भी पता है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में और किस तरह से इवन एक्नी को क्या हर चीज़ में वो कोई ना कोई फॉर्मूला बन रहा है और लोग ब्लाइंडली उसको फॉलो कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। इसको एक्नी को क्लासिफाई कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। इसको नॉर्मली हम 3 हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। एक को कहते हैं कॉमिडोनल एक्नी, जो बहुत बारीक छोटे छोटे दाने होते हैं, जैसे ब्लैक हेड्स होते हैं या वाइट हेड्स होते हैं, तो ये कॉमिडोनल एक्नी होते हैं। एक मॉडरेट फॉर्म उसकी होती है जो कि नोड्यूलर होती है, यानी कि उसमें थोड़ा फोड़ा सा बन जाएगा, फूल जाएगी ज़्यादा। अब वो कितनी क्वांटिटी है उसको हिसाब से उसको मॉडरेट करते हैं। एक तीसरी कहलाती है जो कि सिस्टिक एक्नी है, यानी उसके अंदर वो पस फॉर्मेशन जिसे आप कह रहे हैं ना, वो सीबम जमा हो जाता है, वो बहुत बड़े बड़े नोड्यूल्स बन जाते हैं। जब ये आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, जब ये ठीक होती है ना, तो इसका सबसे बड़ा जो ड्रास्टिक इफेक्ट आता है बॉडी में या इसके फेस पे, वो ये कि निशान छोड़ जाते हैं ये। और जब ये निशान छोड़ जाते हैं तो चेहरे पे मतलब एक बदनुमापन तो रहता है। इसके अलावा कुछ एक्नी जो नोड्यूलर खुसूसन या सिस्टिक एक्नी जो है, वो जब ख़त्म होती हैं तो वो गड़े भी छोड़ जाती हैं। हाँ, वो चांद की ज़मीन की तरह गड़े पड़ जाते हैं जी, तो वो ख़वातीन उसमें बहुत परेशान है। हाँ, तो वो भी ट्रीट हो जाता है किसी हद तक, लेकिन उसके बारे में कहना कि जी वो उसकी मुकम्मल ट्रीटमेंट है गड़े भरते तो बिल्कुल नहीं है। वरना हमारे बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी भी जिनके दाने हैं वो आज तक उनके गड़े भर नहीं सके। हालांकि इनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वो ट्रीटमेंट लेना। इसकी ट्रीटमेंट की इब्तिदा इस तरह से करते हैं कि पहले तो आप क्लासीफाई कर लेते हैं कि किस किस्म की एक्नी है। उसके बाद इसमें सबसे पहले जो है वो आप कोई टॉपिकल एप्लीकेशन देते हैं नॉर्मली। वो एसिट्रेटिन है, ओराट्रैक्सिन है, इस तरह की कोई जेल, या क्लिंडामाइसिन या बेंजाइल पेरोक्साइड जेल होता है, या क्रीम ऑइंटमेंट वाटर जो है वो नॉर्मली आप 1 या 2 दफ़ा यूज़ करने के बोलते हैं। तो बहुत सारा ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उससे रुक जाती है अगर ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। और अगर उससे ज़्यादा एग्रेसिव होती है तो फिर आप उसको साथ साथ ओरल ट्रीटमेंट पे भी ले आते हैं। ओरल ट्रीटमेंट में टेट्रासाइक्लिन्स हैं या एजिथ्रोमाइसिन है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है इसमें। जो अगर वो 12-13 साल की उम्र की एज से ऊपर का बच्चा है तो आप 500 मिलीग्राम एक टैबलेट रोज़ उसको दें 4 वीक्स तक, 2 to 4 वीक्स, ये डिपेंड करता है कि कैसी एक्नी है। तो वो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो ख़त्म हो जाए। एक्नी हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होती, जो एक सर्टेन एज है वो जाएगी तो फिर खुद ख़त्म हो जाती है, तो अलग बात है। अदरवाइज़ इसका जो बाउट है या इसका जो अटैक है वो साल में 1 दफ़ा हर सूरत होता है, बाज़ दफ़ा लोगों को 2-2 दफ़ा भी होता है। अच्छा, बहुत एग्रेसिव लोगों को हो रहा है तो फिर हम इसको इससे हायर डिग्री की जो है वो एंटीबायोटिक्स पे लेके जाते हैं, जैसे विटामिन ए डेरिवेटिव्स बोलते हैं, रेटिनॉल, वो आइसोट्रेटिनाइन वगैरह पे लेके जाते हैं। उसकी फिर डोज आपको एज के हिसाब से, हाइट वेट के हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ती है, फिर वो आपको देनी पड़ती है। और वो इसी तरह से 3 to 4 months 6 months तक बाज़ दफ़ा आपको जो है वो टैबलेट लेके चलनी पड़ती है, तो फिर वो ख़त्म हो जाती है। फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि अगले साल आपको एक्ने नहीं होगी, हो सकती है। ठीक, एक तो ये हो गया। अब इसके जो निशानात रह गए उसका भी कोई ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो उसका यकीनन ट्रीटमेंट मौजूद है, जैसे इन्फिनी कहते हैं। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी है, शॉर्ट रेडियो वेव्स जाती हैं बॉडी की 3 लेयर्स पर हम करते हैं, एपिडर्मल, मिड डर्मल और डर्मल, तीनों लेयर्स पे पहले आप उसको
एक टिप होती है जो गोल्ड प्लेटेड होती है। गोल्ड प्लेटेड इसलिए होती है कि उससे सबसे कम चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शन फैले। तो वो आप पहले सबसे डीप में जाते हैं, फिर मिड डर्मल, फिर उसके बाद एपिडर्मल। इनको आप बुरी तरह से जिन एरियाज में हैं वहाँ पे आप उसको फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके करते हैं, तो वो जो वेव जाती है वो कोलेजन ब्रेक बहुत करती है। कोलेजन आपको पता है कनेक्टिव टिश्यू है जो आपके स्किन को खींच के रखता है या पकड़े रखता है। तो वो उस कोलेजन को जब आप ब्रेक कर देते हैं, उसके बाद जब आप वो प्रोसीजर कर लेते हैं तो फिर आप उसको 1 महीने के बाद दोबारा बुलाते हैं। तो उस 1 महीने में जब कोलेजन दोबारा आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी की तहत दोबारा जब बनता है ना, तो वो पहले ही सिटिंग में आपको 30-40% वो कलर आपका ख़त्म होना शुरू हो जाता है, जो डार्क ब्राउन होता है। मेरे जैसे रंग के आदमी का होगा तो डार्क ब्राउन होगा या ब्लैकिश होगा, जो बहुत फेयर है उसका लाइट ब्राउन होगा तो वो और हल्का हो जाएगा। तो ये उसका बुनियादी ट्रीटमेंट है उन स्कार्स का या उन छोटे गड्ढों का जो कि भर जाते हैं। बड़े गड्ढे मैं फिर कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं भरते, किसी के साथ खुद भर जाए तो वे बिल्कुल कोई कुदरती बात है। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी सेहत, और उसमें आज स्किन डिजीज़ पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ एक वक्फा लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अपने डॉक्टर साहब से स्किन के मुख्तलिफ अमराज के लिए, लेकिन इसको जिक्र चल रहा था एक्नी का, तो सिलसिले को वहीं से जोड़ते हैं और मैं पूछूंगा डॉक्टर साहब से कि ये जो एक्नी का आम तौर से लड़कियां उस इलाज के लिए दही लगाती हैं या हल्दी लगाती हैं या फिर उपटन लगाती हैं, तो ये क्या सही है या नहीं? जी डॉक्टर साहब। मुझे नहीं पता आपने सवाल क्यों किया है। नहीं, मैंने अक्सर देखा है असल में। और ये टोटके तो मेरे ख्याल में दुनिया के हर कबीले ने किसी न किसी दौर में कुछ ना कुछ किया ही होगा, तो आज भी ये जारी और सारी हैं, लेकिन इनकी एज सच मुझे कोई साइंटिफिक रीजनिंग तो नहीं मिली। स्मूथ कर देती है शायद। वो तो एलोवेरा जेल है, बाकी चीजें हैं, तो वो मॉइस्चराइजर के तौर पे तो आप दही भी लगा सकते हैं, वो ठीक है, और वो सूदिंग इफेक्ट तो उसका हो सकता है, इसमें कोई शक भी नहीं। कहते हैं चमड़ी को खूबसूरत कर देती है, इसलिए दुल्हनों को तो लगाया मुझे नहीं जाता पता, है। लेकिन ये कि वो भी मॉइस्चराइजर के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ तो नहीं। ये दुल्हनों को बल्कि ऐसा बाज़ दफ़ा तो उपटन तो क्योंकि ग्रेन्यूल्स फॉर्म में होता है ना, तो वो तो ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर चेहरे पे देर तक लगा है और बार बार लग रहा है तो वो आपके डक्ट को ब्लॉक भी कर सकता है। बाकी जो चीज़ें हैं उनकी साइंटिफिक रीजनिंग कम से कम मेरे पास तो नहीं है, वैसे दुनिया के पास हो तो आपने देखा तो होगा कि वो दुल्हनों को 4-5 दिन ये मालिश भी की जाती है उपटन की। जी, वो तो खैर चले 4-5 दिन से होते एक अलग बात है। तो मैं अब आपसे अगला सवाल करूंगा एक्जिमा के बारे में। एक्जिमा मुझे बताएं, आप मेरे नाज़रीन को बताएं कि कितने किस्म का होता है और वही उसकी वजूहात क्या है। जी डॉक्टर साहब। एक्जिमा के किस्म तो ऐसा सच कोई ख़ास होती नहीं है। ये एक्सट्रीम ड्राइनेस जिनको होती है ना, उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एक्जिमा के होने को, और ये इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशन है। ये एक कोई अगर इवन मच्छर आपको काट जाए या आपने खुद किसी चीज़ को स्क्रैच कर लिया है, आपकी स्किन बहुत ड्राई है, तो कभी कभी उसमें रेडनेस शुरू होगी। और इसकी इब्तदा इस तरह होती है कि ये 2-3 तरह की से होती है। एक तो ये कि ये बारीक बारीक दाने बनते हैं, उसमें थोड़ा सा कभी पानी आता है, फिर फैल जाता है, और उसके बाद फिर वो उसके ऊपर एक क्रस्ट बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, इनकी कोई डिफाइंड शक्ल नहीं होती कि जैसे फंगल इन्फेक्शन में उनकी कुछ डिफाइंड शक्लें होती हैं, लेकिन एक्जिमा में कोई आपको खास शक्ल नहीं होती, इनकी बिल्कुल इरेगुलर। डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। डर्मेटाइटिस भी इसका नॉर्मली लोग कहते हैं, लेकिन डर्मेटाइटिस हम जब यूज करते हैं तो वो हम इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के हवाले से और इसके हवाले से यूज करते हैं। नेपी रैश होते हैं उनको भी डर्मेटाइटिस कहा जाता है। नैपकिन डर्मेटाइटिस आजकल नया टर्म चल रहा है। तो एक्जिमा का मैं कह रहा था कि इनकी कोई खास शक्ल नहीं होती, सिवाय एक एक्जिमा के जिसको डिस्क्वाइड एक्जिमा कहते हैं। डिस्क्वाइड गोल इसके माने ये है। तो वो, लेकिन वो सिस्टमिक डिसऑर्डर या जिनको SLE होता है उनको होता है, वो उसके अलावा नहीं होता।
तो इनकी कोई ख़ास बाउंड्री नहीं होती है, उसको पहचानना कोई इतना मुश्किल नहीं होता है। स्केलिंग बहुत होती है। अगर आपके पास वो स्पैटुला या जो वो टंग डिप्रेसर होता है वुडन, अगर आप उसको हल्का से स्क्रैच करें तो उसमें फ्लेक्स बनना शुरू हो जाएंगे, निकलना शुरू हो जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी। वेट एक्जिमा होता है, वेट में तो ये नहीं वेट तो एक्जिमा नहीं होगा, वेट एरियाज एक्जिमा ये होगा कि वो फिर उस तरह से ड्राइनेस नहीं होगी। अगर फर्ज करें एक्जिमा इस एरिया में निकाला जाएगा, नॉर्मली नहीं होता है वैसे, अगर फ्लेक्सुरल पार्ट है। अब इनकी रेंज मुख्तलिफ है। मतलब पैदाइश के बाद से लेके 6 साल की उम्र के अंदर के बच्चों को अगर एक्जिमा हो रहा है तो उनके साथ एक दो चीज़ों की और एसोसिएशन होती है कि वो साथ होंगी तो एक्जिमे के चांसेस और बढ़ जाते हैं। हे फीवर है या एस्मा तो वो और प्रोन हो जाते हैं। और जो 8-10 साल के एज के अंदर अंदर के जो बच्चे जिनको जब कभी भी एक्जिमा होगा तो वो नॉर्मली फ्लेक्सुरल पार्ट पे होता है, फेस पे हो सकता है, लेकिन जो भी आप बेंड कर सकते हो ना, यहाँ पर हो सकता है, पैर की इस तरफ हो सकता है, बटक्स पे हो सकता है, तो ये इन रीजन्स के पास जो है वो नॉर्मली एक्जिमा होगा। और जब लड़कपन की एज पे आ जाते हैं, अगर उस एज में एडल्टहुड पे आ जाते हैं, तो अमूमी तौर पे देखा गया है कि वो फ्लेक्सुरल की जगह जो है वो एक्सटेंसर रीजन पे होता है, यानी कि वो इस तरफ होगा और ये सामने इस तरफ होगा, या ट्रंकल साइड पे हो सकता है। फेस तो हर सूरत इन्वॉल्व हो सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये इनकी वो है कि कहाँ कहाँ किस एज में ये जा सकते हैं। और एक्जिमा ट्रीट हो जाता है, लेकिन एक्जिमा का भी वही है कि ये फिर रिपीट हो सकता है। इसको नॉर्मली एटॉपिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। एक्जिमा तो बोलते ही हैं, लेकिन इसको एटॉपिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। तो इसका भी इलाज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है या मुश्किल है ज़्यादा, इसको ट्रीट कर देना हमेशा के लिए नहीं हो पाता। और इसमें भी पर्टिकुलर कोई मेडिसिन है जो हमारी एक्नी से मुख्तलिफ हो? देखिए, ट्रीटमेंट तो इसका बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट है। और जो इस बच्चे के साथ हो रहा है, अगर वो छोटा है, 6 साल 5 साल का या उससे छोटा है, तो इसमें एक चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको इसको बहुत मॉइस्चराइज रखना होता है। ये बहुत इची होता है, बहुत खारिश होती है इसमें। तो जो छोटे बच्चे होते हैं या बड़े भी हों, अगर उनको खारिश हो रही है, और जैसे हम मीठी खारिश कहते हैं, तो आपका बड़ा दिल करता है, आप खुजाते रहते हैं जी। तो जब बड़े कंट्रोल नहीं कर सकते तो बच्चे तो उनके बस का ही नहीं है। तो वो जो पेरेंट्स हैं उनको बस सिर्फ ये देखना होगा कि वो उस बच्चे को मॉइस्चराइज ज़्यादा रखें। इसमें एक साइकिल होता है, उसको हम कहते हैं इच स्क्रैच साइकिल, उसको मिनिमाइज करना होता है। जहाँ इच हो रहा है वहाँ स्क्रैच करेंगे आप, तो उस साइकिल को आपको ब्रेक करना होता है। तो जितना मॉइस्चराइज रखेंगे, जितना वेट रखेंगे, तो उतना ज़्यादा वो इस मतलब आपको सूदिंग इफेक्ट रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो अच्छा इमोलिएंट कोई जो भी हो उसको इस्तेमाल किया जाए, तो पहली चीज़ तो इसकी है। उसके बाद इसमें जो है वो अगर बहुत सिंपल सा है, कोई ज़्यादा उसकी ग्रेविटी नहीं है एक्जिमा की, कोई इतना वो नहीं है, तो बहुत ही टॉपिकल से कोई माइल्ड स्टेरॉइड, हाइड्रोकोर्टिसोन या इस टाइप की कोई चीज़ वो भी आप यूज़ करवा सकते हैं। अब वो उससे भी ट्रीट हो जाता है। उसका भी कोई लंबा अरसा है ट्रीटमेंट का? डिपेंड करता है एक्जिमा के ऊपर कि किस किस्म का है, कितना डीपली इन्वॉल्व है। बहुत ज़्यादा है और बहुत बड़ा है, तो अगर फेस पर है तो खुसूसन 4 वीक्स से ज़्यादा कोई भी हायर डोजेस की स्टेरॉइडल क्रीम नहीं दे सकते, 4 वीक्स से ज़्यादा। तो ये बहुत ध्यान रखना होता है। इसलिए जो दरमियाने दर्जे की स्टेरॉइडल क्रीम्स होती हैं वो अमूमती तौर पर दी जाती हैं और उससे फिर वो ट्रीट हो जाता है। कोई ऐसा मतलब अच्छा, इसका कोई जेनेटिकली कोई ताल्लुक है? क्योंकि मैंने देखा कि जिस पेरेंट्स में किसी को होता है तो उसके और बच्चों में भी आ जाता है एक्जिमा का, या एलर्जी समझ लें, क्योंकि एक्जिमा और एलर्जी मेरे ख्याल से एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। ये इसका जहाँ तक मुझे पता है कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है, जेनेटिक कोई लिंकेज सच नहीं है, ना ही ये कोई ऑटो इम्यून इसका कोई रिस्पॉन्स है। ये किसी भी वजह से, और खुसूसन ड्राई वेदर में। अच्छा, जैसे मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया था कि दुनिया के हर इंसान को कभी ना कभी स्किन का प्रॉब्लम ज़रूर होता है, ये सच है? कोई बचता है? मेरे ख्याल से कहीं तो लग जाता है दुनिया में किसी ना किसी को स्किन। मैं तो मान ही नहीं सकता कि कोई आया और मर गया और उसको स्किन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो नामुमकिन में से मेरे ख्याल में वहाँ ना कोई लग ही जाता है। हाँ, उसका एक्सपीरियंस ज़रूर होता है उसको। तो इसीलिए वैसे एलर्जी, स्किन की बहुत सारी डिजीज ऐसी जो एलर्जिक होती हैं जी। तो इसी तरह हम अर्टिकेरिया पे आ जाते हैं। हम अर्टिकेरिया किस किस्म का मर्ज़ है
कि वो छाले से बन जाते हैं, उबाले से, थोड़े से बुलबुले से टाइप से अजीब सी चमड़ी हो जाती है, तो ये क्यों होती है? अर्टिकेरिया असल में ये भी किसी चीज़ें के खाने से होता है? कोई प्रोटीन ऐसी ले ली जाए जिसके बाद निकल आता है बाद लोगों को? अर्टिकेरिया की रीजनिंग बहुत है ना, बहुत ज़्यादा है। इसकी मज़े की बात यह कि इसमें जो है, इसके अंदर जो है, इसकी एक जेनेटिक प्रीडोमिनेंस भी देखी गई है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो अलग हैं, फूड से इसका बहुत ताल्लुक होता है। बाज़ लोगों को अंडा खा लेते हैं तो उनको हो जाता है, नट शेल होता है वो खा लेते हैं, पीनट्स वगैरह से बाज़ लोगों को हो जाता है, मिल्क पीने से बाज़ लोगों को हो जाता है। तो फूड के साथ इसका ताल्लुक है, पोलन के साथ इसका ताल्लुक है। और जैसे जो अगर आप इस्लामाबाद, कराची के रहने वाले इस्लामाबाद जाए तो उसको वो हो सकता है, तो किसी इन्फेक्शन से अर्टिकेरिया हो सकता है। तो अर्टिकेरिया के लिए मतलब कोई, अच्छा, अर्टिकेरिया में खारिश ज़रूरी है या बगैर खारिश के भी हो जाता है? नहीं, अर्टिकेरिया तो बहुत ज़्यादा इची होता है। बहुत ज़्यादा कहना शायद थोड़ा सा वेग हो जाएगा, लेकिन अच्छी खासी इचिंग इसमें होती है। और इसमें इसकी जो बनावट होती है, इसकी भी कोई ख़ास शक्ल नहीं होती, कोई ख़ास शक्ल कि जी कोई कॉइन शेप होगा, चौकोर होगा, ट्रायंगल होगा, ऐसा कुछ नहीं। उसको बाहर से होते हैं, बाहर से। हाँ, उसको व्हील्स बोलते हैं, या आम जबान में हाइव्स बोलते हैं अंग्रेजी में। तो वो स्किन की सरफेस से उठा हुआ होगा, वो एडिमेटस हो जाता है थोड़ा सा। हाँ, जैसे आंवले टाइप, आंवला थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन वो आप समझ गए कि किस तरह से पूरा रेड होता है। इसके बाकायदा डिफाइंड बॉर्डर्स होते हैं इसमें, बाज़ पूरी बॉडी पे होते हैं जी। वो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको। अक्यूट और क्रॉनिक में इसको डिवाइड किया जाता है। अक्यूट का मतलब ये होता है कि वो 6 वीक्स से पहले हुआ और ख़त्म हो गया, और क्रॉनिक का मतलब है कि वो 6 वीक्स से ज़्यादा रहा। अच्छा, नॉर्मली जो अर्टिकेरिया देखा गया है वो विद इन फ्यू मिनट्स किसी वक्त शुरू हुआ और 24 आवर्स से पहले खुद ही रिजॉल्व हो जाता है, बॉडी उसके अगेंस्ट जो है काम कर लेती है। और इसके बरक्स अगर अर्टिकेरिया रह रहा है तो उसको मेरा ख्याल है कि उसको एक डीप थॉट देनी चाहिए, उनको डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए और जाके बताना चाहिए कि ये इस तरह से हो रहा है। तो वो पहचान में बहुत आसानी से आ जाता है। लोग इसके लिए तो बाज़ दफ़ा स्किन बायोप्सी तक कराते हैं और डिफरेंट टेस्ट कराते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं होती है। क्लिनिकली बहुत आसानी से समझ आ जाता है कि ये अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया में एक डर्मोग्राफिज्म एक शायद टर्म होती है, वो ये होती है कि अगर आप एक लकीर खींचे ना ऐसे 2 या 3 दफ़ा उसको करें, या आप उसको सिग्नेचर अपना डालें और 2-3 दफ़ा से उसके बाद छोड़ दें, और विद इन अ मिनट आपको पूरा वो उभर के वो आपका साइन या वो लकीर आपकी उसमें आ जाएगी। अच्छा, शहद की मक्खी के काटने से जो होता है वो भी अर्टिकेरिया है? शहद की मक्खी के काटने से अगर ये प्रेजेंटेशन है तो अर्टिकेरिया है। अदरवाइज बाज़ दफ़ा तो एनाफाइलेक्टिक शॉक भी आ जाता है लोगों को, वो तो बिल्कुल एक अलग चीज़ है। हाँ, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। लेकिन अच्छा, वो भी आपके शोबे में आता है एनाफाइलेटिक शॉक जो स्किन की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर तो उसको ट्रीट करने के लिए इमरजेंसी डिपार्टमेंट, वो तो बिल्कुल इमरजेंसी कंडीशन होती है। वो तो उसमें तो एपिनेफ्रिन और इस तरह की चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, वो तो बिल्कुल डर्मेटोलॉजी। स्किन की तो मैंने देखा कि ज़्यादातर क्रॉनिक ट्रीटमेंट होता है, या अगर क्रॉनिक इलनेस है तो क्रॉनिक ट्रीटमेंट लंबा चलता है जी। तो इमरजेंसी की उस वहाँ पे कोई ऐसा वो है नहीं फैक्टर कि इमीडिएटली किसी को एनाफाइलेटिक शॉक हुआ है तो वो आपकी क्लिनिक में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है। वो तो पहले अपने आप को बचाएगा, बाद में आएगा ना। तो वो जैसा मेरी ये बातें सुन के लोग समझेंगे अर्टिकेरिया है इसको तो फ़ौरन ले जाएं आप डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी के पास, तो वो एनाफाइलेक्टिक शॉक होगा। अगर वो उसमें एनाफाइलेक्टिक शॉक आने जाने में खत्म हो जाएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है आपको और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो हॉस्पिटल जाना चाहिए। एक डिफरेंट ये है। हाँ, बिल्कुल। तो अच्छा, इसमें एक जैसे मैंने कहा था कि इसको डायग्नोसिस के लिए लोग टेस्ट करते हैं, वो एक टेस्ट कहलाता है, प्रिक टेस्ट कहलाता है। तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, वैसे ही पहचान में आ जाता है। इसको ट्रीट करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। इसमें जो सबसे ज़्यादा तंग करता है ना, वो है क्रॉनिक इडियोपैथिक अर्टिकेरिया। क्रॉनिक भी है और इडियोपैथिक, कोई वजह नहीं, वजह ही आपको पता नहीं है। आपने बहुत सर्च कर लिया, उससे फूड का भी चेक कर लिया, उससे आपने दीगर चीज़ें पूछ ली, एनवायरनमेंट का भी देख लिया, पोलन चीज़ें, आपको समझ ही नहीं आ रही कि वजह क्या है। तो उसको क्रॉनिक इडियोपैथिक अर्टिकेरिया कहते हैं। उसमें जो है फिर वो छोटी मेडिसिन का रोल नॉर्मली ख़त्म हो जाता है। जी। एक आध दफ़ा में तो काम आ जाएगा इसकी ट्रीटमेंट में, फिर आप वही करेंगे, मॉइस्चराइज रखेंगे, क्योंकि इचिंग होगी तो आप उसको मज़ीद ख़राब करेंगे। अच्छा, मैंने अर्टिकेरिया में देखा है कि अगर आप ठंडे पानी से नहा लें इमीडिएटली, जी, तो उसमें कुछ
रुकावट आ जाती है, कब कुछ रिलीफ मिल जाता है? नहीं नहीं नहीं, एक अर्टिकेरिया, उसको कोल्ड अर्टिकेरिया बोलते हैं। इवन जो लोग, अगर हम बर्फ के पानी से नहा लें तो हमें ये फ्लेयर्स बन सकते हैं, इसकी व्हील्स बन सकती हैं, उससे भी अर्टिकेरिया हो सकता है। सोलर अर्टिकेरिया भी होता है कि धूप से जी आपको इतनी तपिश लगी कि आपको और जो है वो अर्टिकेरिया हो गया। इसका अटैक ज्यादातर रात में भी होता है, रात में होता है, मैंने देखा। इस एलर्जी, खारिश, जिसमें खारिश हो रही है, और फिर ऐसे नहीं, भी इसका अर्टिकेरिया नहीं है, इचिंग नहीं है। इचिंग तो अगर है तो वो तो रहेगी, अलग है। वो कम हो सकती है। रात में जो इचिंग होती है ना, वो स्केबीज में बहुत होती है। इसका भी वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। वो कीड़ा जो है चलता है। हाँ, वो बहुत डिफरेंट, मतलब आपको पता ही, वो डिफरेंट टॉपिक है। वो पामल एरियाज में होता है मोस्टली, या फीट पे हो सकता है, और वो भी बड़ा मजेदार होता है। डॉक्टर साहब, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। अच्छा। मैं अगले सेगमेंट में आपसे फंगल इन्फेक्शंस के बारे में पूछूंगा, तो हम अब ब्रेक पे जाते हैं। नाजरीन, इसकी हम प्रोग्राम चल रहा है, अब हम अगले सेगमेंट में डॉक्टर साहब से फंगल इन्फेक्शन के बारे में पूछेंगे, इसलिए आपने कहीं नहीं जाना। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हमने डॉक्टर साहब के सामने सवाल रखा था फंगल इन्फेक्शन के लिए, तो अब बात को वहीं से आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पहले पूछ लेते हैं कि अर्टिकेरिया का एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या है। जी डॉक्टर साहब। हाँ, उसका ट्रीटमेंट रह गया था, सिर्फ मॉइस्चराइजर की मैंने बात की थी, वो भी उस हवाले से कि इचिंग का फैक्टर को आपको मिनिमाइज करना होता है। इसमें फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो ये होती है कि आप उसको कोई एंटी हिस्टामिन देते हैं, टाइप 1 जो होती है। और बहुत सारे नाम से आती है, सिरप में भी आती है। कोई बच्चा है तो उसको आप पहले ये दें, उसको रिलीफ मिल जाता है। हाँ, वो इच सिर्फ आप, वो उसका अर्टिकेरिया से कोई ताल्लुक नहीं है, वो उसके इचिंग को मिनिमाइज कर देगा। तो आप, वो डोज डिपेंड करता है, बाज़ दफ़ा सुबह शाम देनी पड़ती है, टैबलेट फॉर्म में भी 10 मिलीग्राम। अच्छा, इचिंग की होती है, इचिंग को खुजाने से मतलब वो और बढ़ जाता है? जी बिल्कुल बढ़ सकता है। तो इसलिए इचिंग को रोकना जरूरी है। इचिंग को रोकना, एक तो मॉइस्चराइजर से, साथ एंटी हिस्टामिन दे देते हैं आप, ताकि मजीद ये साइकिल जो है रुक जाए। इसी तरह एक्जिमा में भी एंटी हिस्टामिन का रोल है, उसमें भी दी जाती है। और उसके बाद जो है फिर वो शॉर्ट कोर्स जो है प्रेडनिसोन का, स्टेरॉइड का, वो दिया जाता है। 5 डेज, 7 डेज, 9 डेज, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाता। वो भी डिपेंड करता है कि एज देख कर ग्रेजुअली ये ठीक हो जाता है, तो फिर ये सबसाइड हो जाता है। और अगर दोबारा 2-3 दफ़ा रिकरेंस है तो फिर इसकी ट्रीटमेंट जो है, फिर वो एक चीज़ कहलाती है बायोलॉजिक्स, जो थोड़ा आपको इम्यूनो सप्रेशन की तरफ लेके जाती है। उसका क्या कहते हैं, ट्रेड नेम तो मैं नहीं ले सकता, है ना, मेरा ख्याल ले भी नहीं, कोई बात नहीं। तो वो ओमेलीम्यूज़ैप करके नाम कुछ है, थोड़ा सा इसमें मुझे हमेशा प्रॉब्लम होती है। वो उस बायोलॉजिक्स को देखा गया कि वो अर्टिकेरिया या एस्थमा में उसका बहुत अच्छा रोल है, तो वो उसको फिर यूज़ किया जाता है। तो मतलब ये मुकम्मल ठीक हो जाता है? हाँ, फिर ठीक हो जाता है इंसान। रिकरेंस आ सकती है। बाज़ लोगों को जिंदगी में सिर्फ 1 या 2 दफ़ा ऐसा होता है, और फिर वो उसके कॉज को तो पहले देखना होगा ना, कि जो कॉज क्या, अगर कोई प्रोटीन की वजह से हो रहा है तो फिर तो उसको उसी को वो तो इनटेक रोकना होगा। शुरू में मैंने आपसे बताया था ना, तो वो तो पहले इडियोपैथिक की बात कर रहा हूँ ना। हाँ, कि जब इडियोपैथिक आ गया है तो कॉज तो आपको पता ही नहीं चल रही है ना, तो फिर आपको रोकना तो है ना। तो अमूमी तौर पे ये क्रॉनिक या इडियोपैथिक में उसमें दिया जाता है। ये इसकी बुनियादी वो है। अब आ जाइए फंगल इन्फेक्शन के बारे में। फंगल इन्फेक्शन क्या है, हमारे आम नाज़रीन को समझाएं कि ये किस टाइप का होता है, एक्जिमा में और इसमें क्या फ़र्क होता है, यानी कैसे पहचाने ये फंगल है, आम आदमी कैसे पहचाने? मैं एक बहुत अच्छी साइंटिफिक वेबसाइट है स्किन की, डर्मनेट के नाम से, उसमें फंगस को पढ़ रहा था तो उन्होंने उसको पैरासाइट बोला है। 3 चीज़ें होती हैं ना, बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, पैरासाइट होता है। तो ये एक तरह का पैरासाइट है, और ये बॉडी के स्पोर्स में घुसता है, और ये कहीं भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इसकी थ्राइविंग या इसके बढ़ने का सबसे ज़्यादा जो इनके लिए, मतलब इनके फ्लरिश होने के लिए जो टाइम इनको सबसे अच्छा है, जो वक्त लगता है, वो गर्म मौसम
या ह्यूमिड इन्वायरमेंट इनको बहुत प्रोटेक्ट करता है। तो अमूमी तौर पे ऐसे सीजन में ये ज़्यादा हो सकता है। अनहाइजेनिक कंडीशन में जो लोग रहते हैं, ओवर क्राउडिंग में जो लोग रहते हैं, पॉवर्टी है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, उसमें भी इसका एक रोल है कि वो भी एक वजह हो सकती है। तो ये तो इस तरह से ये फंगस जो है ये ग्रो करता है। ये कैंडिडा के नाम से भी होता है, वो एक अलग इसकी क्लासिफिकेशन है। ये डर्मोफाइट के नाम से होता है, वो उसकी एक अलग क्लासिफिकेशन है। और अगर ये सर पे हो तो उसको टीनिया कैपिटिस बोलते हैं जी, फेस पे हो तो टीनिया फैसी बोलते हैं, बॉडी पे है तो टीनिया कॉर्पोरस बोलते हैं। तो ये अलग अलग नाम है, लेकिन है वही जिसे नॉर्मली इसे जो है वो पिन वॉर्म बोला जाता है बस। तो ये फंगस लगता क्यों है बॉडी के ऊपर? ये इसका ये क्योंकि ब्रेड पे और खाने की चीज़ों पे तो लग जाता है, वो देखा गया, फंगस हो गया उसको, ठीक है, फफूंदी जिसको कहते हैं। जी जी। लेकिन इंसान की बॉडी पे क्यों लगता है? देखें, जब आपने खाना कहीं रखा है और वो फफूंदी पड़ गई है तो इसका मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर आ गया है कहीं ना कहीं। एक तो ये वजह हो सकती है, दूसरा ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट है तो उसमें आपको लग सकता है। आप किसी ग्राउंड में खेल रहे हैं, आप गिरे हैं और एब्रेशन हुई, आपको पता नहीं, वो उसके ज़रिए चला गया। तो इसके जो है वो स्प्रेड होने का कोई भी इसकी रीज़न वो नहीं है कि कोई ख़ास स्पेसिफिक वही हो। तो ये किसी भी तरह से हो सकता है। जिस तरह बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आपके पूरे जिस्म पे इस वक्त लाखों की तादाद में बैक्टीरिया स्किन पे बैठे हुए हैं, अंदर तो हैं जो हैं, बाहर भी हैं। तो किसी वक्त एक इंसिजन होता है या कोई एब्रेशन हुआ, आपने खुजा लिया तो उनको मौका लग गया, वो अंदर चले गए। और आप थोड़े से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज अगर हैं या आपकी इम्यून सिस्टम इतना मज़ेदार नहीं है तो वो आपको फिर अपनी तरफ ले आते हैं। अच्छा, स्किन एक ऐसी मतलब हमारे जिस्म में हिस्सा है जिसमें मुख्तलिफ और बीमारियों में जो जनरलाइज बीमारियां हैं उसका भी इफेक्ट स्किन पे आता है जी। तो जैसे मीजल्स है, मीजल्स में भी इसके दाने जो नमूदार होते हैं वो स्किन पर ही होते हैं। इसी तरह चिकन पॉक्स भी है जी जी। और स्कैबीज भी अगर है तो वो चमड़ी ही से ही ताल्लुक है उसका भी ना। जी बिल्कुल ऐसी है। तो फंगल इन्फेक्शन आप बता रहे थे, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है वैसे? ट्रीटमेंट से पहले इसका रैश आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपने जब तक वो रैश आइडेंटिफाई नहीं किया तो आप इसमें एक वो होता है ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें एक टर्म होती है टीनिया इनकॉग्निटो। बाज दफ़ा ये रैश समझ में नहीं आया किसी डॉक्टर को और वो उसको नहीं समझ आया, उसने आपको एक स्टेरॉइडल क्रीम दे दी, आपने उसको इस्तेमाल किया, उसकी अपीयरेंस चेंज हो गई, तो वो फिर किसी और डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा है, तो वो टीनिया इनकॉग्निटो है। और अगर किसी को समझ आ गया कि उसने अपनी शेप चेंज कर ली है, जो अपीयरेंस उसकी है उससे हट चुका है, लेकिन वो समझ गया कि इसने क्रीम लगाई है, पूछा हिस्ट्री अच्छी ली है सही से, तो वो पहचान गया तो वो उसका ट्रीट कर लेगा। अच्छा। तो इसमें रैश बहुत डिफाइंड होता है, इसके बॉर्डर्स एजी होते हैं, उभरे हुए होते हैं। इसमें सेंट्रल क्लियरिंग होती है, बीच में उस तरह से हाइपर पिगमेंटेड नहीं होता बल्कि ये हाइपो पिगमेंटेड होता है। इसकी बाउंड्रीज जो हैं वो रेज्ड होती हैं, तो ये पहचान में आराम से आ जाता है। अगर आपको पता है तो आप इसको समझ सकते हैं और फिर इसको आप ट्रीट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये मोस्टली ऐसी जगहों पर होता है जहाँ पर मतलब एक्जिला है, ग्रोइंस हैं और इसके लिए बिल्कुल कोई ख़ास वो नहीं है कि ये वो होगा, ये बॉडी में कहीं भी हो सकता है। मोस्टली ये ट्रंक एरियाज में होता है, ग्रोइन एरियाज में भी होता है, बहुत कम होता है कि पैरों पे और हाथों पे लगे, सिर्फ अगर होगा तो नेल्स पे होता है। और एक ये जो गैप्स हैं हमारे वेब जिसे हम कहते हैं ना, तो ये इस पे भी फंगस होता है। ये जो पैरों पे होता है जैसे जॉकी किट बोलते हैं, तो वो भी फंगस वहीं पे होता है। तो ये अमूमी तौर पे जहाँ आप देखें ना, जो जहाँ पर बंद हो रही हैं चीज़ें, जहाँ मॉइस्ट होने का ज़्यादा चांस है, जहाँ ह्यूमिड इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो अमूमी तौर पे उसमें होता है। और नेल्स में अगर है तो वो खैर बहुत फिर वो भी पर। अच्छा, ये लंबा ट्रीटमेंट, लंबा ट्रीटमेंट नेल का तो बहुत ही 6 महीने चलता है जी। नेल का सबसे पहले तो अगर आपको पहचान गए कि हाँ जी ये फंगल इन्फेक्शन ही है, तो सबसे बेहतर ये होता है एक तो ये कि आप बहुत क्लिनिकली साउंड है, आपको समझ गया मैं आ गई कि बात यही है, तो फिर तो आप ट्रीट करें। अदरवाइज इसकी डेबरी जो होती है ना, नाखून के नीचे जो गर्द है, उसको भेजा जाता है वायरोलॉजी के लिए, या उस वायरोलॉजी बोल रहा हूँ, कल्चर के लिए, पहचान के लिए कि ये है क्या। अगर पता चल गया तो फिर आप इसको ट्रीट करें। ये टॉपिकल क्रीम लगाएं, उसके ऊपर बैंडेज भी बांध देते हैं लोग,
लेकिन उससे भी ठीक नहीं होता। ये टैबलेट फॉर्म में आपको 6 मंथ्स से 12 मंथ्स 6 वीक्स 12 वीक्स तक आपको ये चीज़ लेनी पड़ती है। बाज़ दफ़ा इवन 6 मंथ्स तक कंटिन्यू करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा नेफ्रोटॉक्सिक भी होता है ये टैबलेट जो है, तो आपको पहले से लिवर और किडनी वगैरह के टेस्ट पहले से करवा लेने चाहिए, उसके बाद ये ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। डॉक्टर साहब, स्किन इतना बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है कि आज मेरे इस 1 घंटे के प्रोग्राम में भी कई मौजू रह गए हैं, तो इंशाल्लाह फिर किसी और नशिस्त में भी इस पर मज़ीद बात करेंगे, क्योंकि अभी बर्स बाकी था, लियोकोडर्मा है, विटिलिगो है, वार्ड्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जिन पे बात करके हमारे नाज़रीन को बताना ज़रूरी था, लेकिन वक्त की मजबूरी की वजह से ये प्रोग्राम को यहाँ समेटना पड़ रहा है मुझे। सॉरी डॉक्टर साहब। नहीं, सॉरी नहीं, बल्कि मैं तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने बोला इसकी सिर्फ ट्रीटमेंट रह गई थी। चलें कि वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, वो तो जब इंशाल्लाह अवेयरनेस आ जाए तो फिर कोई प्रोग्राम रखूंगा बाकी चीज़ों के लिए। आपका बहुत शुक्रिया, फिर आपके टीवी वीनस वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा स्किन डिजीज़ पे। अभी बहुत सारे अमराज ऐसे रह गए हैं जिन पे डिस्कशन बाकी थी, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हमें यहाँ प्रोग्राम ख़त्म करना पड़ रहा है। अब हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं और अपने मेहमान डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपनी मसरूफियात के बावजूद हमारे लिए वक्त निकाला और हमें अपनी मुफीद मालूमात शेयर की। इसके साथ ही अपने मेज़बान डॉक्टर मंसूर नूरानी को अब इजाज़त दीजिए। आइंदा हफ्ते फिर किसी नए मौजू और किसी नए मर्ज़ के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।